नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि परीक्षा कैलेंडर जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा और वो जारी हो गया। ठीक, तो अब जो ऊहापोह की स्थिति थी, यानी कि जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, ठीक है, प्री परीक्षा को लेकर के या मेंस की परीक्षा को लेकर के, वो अब आपके बीच से दूर हो चुकी है। हालांकि प्री परीक्षा की जो तिथि आपकी आई है, जिसके लिए आप खास कर मेहनत कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं जैसे कि आपका यूपी पीसीएस प्री और आरओ का प्री, ठीक, इन दोनों की डेट्स लगभग आपको प्रीलिम्स की तो पता ही थी। आरओ की 11 फरवरी को होगी, ये सभी को पहले से ही पता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ऑलरेडी नोटिफिकेशन के माध्यम से आयोग ने क्लियर कर दिया था। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा यानी कि जो 17 मार्च को अभी होनी है, इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, अब वो भी जो है दूर हो चुका है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा कब होगी आपकी आरओ की पीसीएस की, वो भी क्लेरिफाई हो चुका है कैलेंडर में। आरओ का आपका जुलाई अंतिम में आपकी परीक्षा है, और वहीं दूसरी ओर यूपी पीसीएस की जो मेंस की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, वो आपकी जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। तो अब आपके दिमाग में चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हैं कि मेरा कब प्री कब मेंस होगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको कमर कस के मेहनत करनी है और कुछ भी नहीं करना है। आपको ज़बरदस्त तरीके से टारगेट को फिक्स करना है। जो भी आपका टारगेट होगा, चाहे पीपीसीएस का होगा चाहे आरओ का होगा, टारगेट को फिक्स करके अपनी तैयारी को करना है। तो इसी कंटेक्स्ट में आज हम लोग बात करेंगे कि दरअसल कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिस पर हमें भी फोकस करना चाहिए। यूपी पीसीएस के अभ्यर्थी जो हैं, खासकर उनके लिए वीडियो बनाया गया है। आरओ के अभ्यर्थी भी ध्यान से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए। इसके अलावा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इससे मनोबल मेरा बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट या बेहतर कार्य करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि आप मिसगाइड ना हो पाएँ। मैं आपको बता दूं कि गाइडेंस जो होता है बहुत मुख्य होता है, और जब तैयारी के फेज़ में हम लोग थे तो समस्याएं हम लोग को भी बहुत फेस करनी पड़ी। रियल गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और जब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तब तक जो है कहीं ना कहीं आप जो है मिसगाइड रहते हो। आप मेहनत करते हो लेकिन वो दिशा आपकी सही नहीं होती है, और ये चीज़ उस अभ्यर्थी के साथ ना हो जो गरीब है, जिनको दिक्कत है, जो बच्चियां जिनको प्रेशर रहता है घर पे विवाह का या फिर किसी अन्य चीज़ों का। वो लोग एक अपने तय समय सीमा के अंदर कि भाई मुझे इतने साल में इतने टाइम में मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना है, उनके लिए सही मार्गदर्शन का होना बहुत मुख्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं मेहनत करता रहता हूँ, और आपने देखा होगा कि अक्सर मैं मोटिवेशनल वीडियोज आपके बीच में डालता रहता हूँ, ताकि आपका मनोबल जो होता है वो ना डाउन हो, वो गिरे ना, आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और निरंतर प्रयास करने के माध्यम से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, खूब शेयर करिए, और साथ ही साथ में जो है सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो। चलिए, खैर, अब बात करते हैं मुद्दे की कि अभी हमें दरअसल क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ बातें हैं ध्यान देने योग्य, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 4 अहम बातें हैं खासकर यूपी पीसीएस वालों के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लंबा नहीं होगा इसलिए स्किप मत करके मत देखिएगा, और देखते हैं कि जो है क्या क्या आपको करना है अभी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। चलिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है अभी आपको करना है, पहली बात कि आपको PYQs लगाना है। ध्यान रख लीजिएगा, PYQs में आपको 2 काम करने हैं। आपको यूपी पीसीएस के कम से कम 15 से 20 साल के पेपर को आपको लगाना है। इसके साथ साथ में आपको जो है यूपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर का लगाना है, कम से कम 2013 के बाद का, अभी तक का, राइट। PYQs 2 सबसे अहम है, और बहुत सारे प्रश्न जो है लगभग इससे 25-30 प्रश्न कम से कम इससे आपको PYQ से 40-50 प्रश्न तक भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आपको इन्हीं जो है ओल्ड पेपर से आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए इस चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। आरओ के जो अभ्यर्थी होंगे वो लोग यूपीएससी वाले प्रीवियस ईयर को छोड़ करके इसके जगह पर आरओ का प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक। तो पहली बात क्या, PYQs। दूसरी जो अहम बात ध्यान रखनी है आपको, वो है आपकी घटना चक्र पूर्वावलोकन। मैं बार बार कहता हूँ, घटना चक्र पूर्वावलोकन के साथ साथ में एक रेफरेंस बुक, आपको रेफरेंस बुक यानी कि जो आप मानक पुस्तक पढ़ रहे होंगे, जैसे कि हिस्ट्री के लिए आप लोग पढ़ रहे होंगे स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ रहे होंगे,
इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह सभी पढ़ रहे होंगे। तो जो मानक पुस्तकें होती हैं उन मानक पुस्तकों का चयन करते हुए घटना चक्र के साथ साथ में रेफरेंस बुक को जरूर पढ़ते रहिएगा। अभी फिलहाल इतना समय तो नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य जो इसके चैप्टर्स हैं उनको आप लोग करते रहिएगा। तो ये दो बातें अहम हैं इसमें, ये कि घटना चक्र के साथ साथ में रेफरेंस बुक को आपको पढ़ना है। इसको घटना चक्र को जितना बार आप रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तीसरी इसमें बात क्या है? तीसरी जो अहम बात है वो है आपका करंट अफेयर्स। मैं बार बार कहता हूँ करंट अफेयर्स आपका गेम चेंजर है, और अभ्यर्थी जिस एक टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं बच्चे इसी टॉपिक को निगलेक्ट कर देते हैं, और अंतिम समय यानी कि जब परीक्षा आ जाती है तो जो एक वर्ष की जो मैगजीन आती है उसी पर अटक जाते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस गलती से आप लोग कृपया करके बचें। करंट अफेयर्स को आप लोग कोशिश करिए कि जो है प्रति महीने जो मैगजीन्स आती हैं उनको आप फॉलो करिए, डेली मैगजीन को फॉलो करिए, या मतलब जो भी यूट्यूब के माध्यम से हो या जो भी मैगजीन हो उनके माध्यम से लगातार पढ़िए। हर दिन के करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए, या मंथली मैगजीन को पढ़िए, जो भी आपको सही लगे। ठीक, अंतिम समय में आकर के आप लोग पढ़ेंगे तो 35 प्रश्न अगर आएंगे तो 35 में से आप लोग 25, 30, 20, 22 ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा करंट अफेयर्स जितना बेहतर होगा आप उतना ज़्यादा लीड ले पाएंगे मार्क्स में, यानी कि क्वेश्चंस को सही करने में, राइट। एक बात इसमें और ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर्स जो आपका होगा वो कम से कम 2 मैगजीन से आप लोग पढ़िएगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। यदि आपकी स्पीड कम है, यदि आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो आप एक मैगजीन को फॉलो करिएगा करंट अफेयर्स को, ठीक है। लेकिन जहाँ तक संभव होगा कृपया करके 2 मैगजीन को जरूर पढ़िएगा। किसी एक मैगजीन से 35 के 35 सवाल या जितने भी सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आप सभी हल कर ले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम 2 रेफरेंस बुक को फॉलो करिएगा, यदि आप कर पाते हैं तो। यदि नहीं ही कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, एक कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप लीड लेना चाहते हैं, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 को फॉलो करिएगा। और बहुत ज़्यादा जो है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा टॉपर वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। क्योंकि जब व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है तो चीज़ें थोड़ा सा अलग तरीके से बताता है कि नहीं जी मैंने तो इतना ही किया, मैंने तो इतना ही किया, मैं तो इतना ही घंटा पढ़ता था, मैं तो बस ये करता था। सिर्फ किताबी बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। आदर्शात्मक जीवन आपको नहीं जीना है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है जो सच होता है, ठीक है। इसलिए सब लोग पढ़ते हैं, कई सारे सोर्स को फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, है ना। लेकिन जब व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है ना तो वो कहता है कि नहीं जी हमने तो इतना ही किया, लेकिन करता वो इतना है। मतलब इन द सेंस कि मेहनत वो आपको दिखाएगा कि ये नहीं मैंने तो इतना ही किया, लेकिन वो मेहनत भरपूर करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पढ़ेगा 2 मैगजीन से, 3 मैगजीन से, आपसे बोलेगा नहीं जी एक ही मैगजीन पढ़ लो जी हो जाएगा आपका। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप किसी से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की स्ट्रैटेजी और खुद आप एनालिसिस करके सीखें, जानें कि एक मैगजीन पढ़ेंगे तो कितने प्रश्न को हल कर सकते हैं और पीवाईक्यूज में प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकार से आपको हल करना है, राइट। तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी है। चौथी जो इसमें सबसे अहम बात है वो है आपका टेस्ट सीरीज। क्या? टेस्ट सीरीज बार बार मैं आपको कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर लगाएं। अब टेस्ट सीरीज में एक बात सामने निकल के आती है कि सर ऑफलाइन हम लोग ज्वाइन करें, मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, या फिर ऑनलाइन कर लें, या फिर घर आके करें। तो ये आपके ऊपर दरअसल निर्भर है। अगर ऑफलाइन आप ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा होता है, करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि फ़ीस कम से कम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के 3-4 हज़ार से 5 हज़ार से नीचे नहीं होती है। तो सब लोग इसको जो है नहीं ले पाते हैं, है ना भाई। जिसका रूम किराया 5 हज़ार होगा, घर से अगर 8 हज़ार रुपये आ रहे हैं तो फिर 5 हज़ार रुपये निकाल के कहाँ से टेस्ट ज्वाइन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक। तो सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि ऑनलाइन भी आजकल टेस्ट सीरीज सस्ती मिल जाती है, तो आप कर सकते हैं वहाँ से। अगर लगता है आपको ऑथेंटिक है तो निश्चित तौर पर आप ऑनलाइन कर लीजिए। और बेहतर तरीका तो ये है कि भाई बुक शॉप पे आप जाइए, 25-30 रुपये की टेस्ट सीरीज मिलती है, जाइए खरीदिए और चुपचाप घर पे 2 घंटे का एक शेड्यूल बनाइए और 2 घंटे में 150 प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद जब आप टेस्ट कर लें तो देखिए कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन था, ठीक, और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपने कभी आज तक सुने ही नहीं, ऐसा कौन सा टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक को, इस प्रकार के प्रश्नों को इकट्ठा करिए, डायरी पे नोट करिए और टेस्ट लगाने के बाद उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल वार्मिंग आपने कभी नहीं सुना या ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, तो तुरंत टेस्ट के बाद ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक को आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए कि यदि अब इससे दोबारा क्वेश्चन कोई आए तो आप इसको ना गलत करें, ठीक।
तो 4 बातें मैंने आपको बताई। पहली मैंने आपको क्या बताई कि आप PYQs को खूब लगाइए, फिर पूरी तरीके से लगाइए। 2 PYQs, पहला PCS का, दूसरा UPSC का। दूसरा मैंने बोला घटना चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा कर सकते हैं हल आप करिए इसको हल, बार बार इसका रिवीजन करिए। इसकी जो व्याख्या दी रहती है यानी कि जो इसका एक्सप्लेनेशन रहता है बहुत अहम होता है, इससे ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको नेगलेक्ट मत करिएगा। साथ में रेफरेंस बुक को पढ़ते रहिएगा, पढ़ पाते हैं तो। इसके अलावा तीसरा मैंने क्या बोला, करंट अफेयर्स पर खूब ज़्यादा फोकस करिए, सबसे अहम बात है। और चौथा मैंने आपको बताया क्या, चौथा मैंने आपको बताया कि भाई टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा। अब एक चीज़ इसमें आपको और बच जाती है जो कि सबसे अहम है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। वो है आपका जो जिसमें सभी अभ्यर्थी जो है क्या कहते हैं मात खा जाते हैं, मतलब ये गड़बड़ हो गया तो समझ लो सब बंटाधार हो गया। वो है आपका CSAT का पेपर, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो है लाना तो इसमें 33% ही होता है, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि आयोग आजकल CSAT को इस तरीके से बना रहा है कि 62 अंक भी नहीं ला पाते हैं। ये सबसे विडंबना है अभ्यर्थियों की, और विडंबना इसलिए है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं, दरअसल अंतिम समय में ध्यान देते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि CSAT फेल कर जाते हैं। और CSAT जब आप फेल कर जाते हैं तो भले ही आप GS में कट ऑफ में आप GS की कट ऑफ में आप जो है 100+ कर रहे हो, कट ऑफ में आप पार कर रहे हो, लेकिन यदि CSAT आपका 33% नहीं हुआ तो आप प्रीलिम्स पास नहीं करेंगे। इसलिए CSAT जो है सबसे अहम है, और CSAT के लिए मैं कहता हूं कि अभी भी समय है आपके पास। यदि आपने अभी भी नहीं पढ़ना शुरू किया है तो शुरू कर दीजिए। और CSAT में हिंदी का ठीक ठाक पोर्शन आता है, हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी उनके लिए एक कारगर साबित होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से होंगे तो इंग्लिश के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, आप उनको फोकस कर लीजिए। साथ साथ में कम्युनिकेशन वगैरह और मैथ रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स को आप लोग हल कर लीजिएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे। और PYQ CSAT के लगा लीजिएगा तो काफ़ी हद तक जो है आप प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए वो गलती ना करें कि पता चले कि GS तो आपका क्लियर हो रहा है, आप कट ऑफ में आ रहे हैं, और आपको ले डूबे कौन आपका प्यारा सा CSAT जिसको आप हल्के में ले रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। इस पूरे सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट और जो अहम बात है वो यही है, इस पर आपको ध्यान देना है। अधिकतर बच्चे जो है CSAT को फेल कर जाते हैं, खासकर मानविकी विषय वाले, जिनका बीटेक वगैरह होता है, मैथ्स वगैरह होता है, वो तो मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह में खींच ले आते हैं नंबर, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो सामान्य जो अभ्यर्थी होते हैं, जो सामान्य स्नातक होते हैं, मानविकी विषय वाले होते हैं, वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उनके सामने दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो वो गलती आप ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए जो मैंने बातें कही उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, रिवीजन प्लीज़ आप लोग जरूर करिए। डेली मॉर्निंग का या रात में सोने से पहले रिवीजन का एक शेड्यूल आप लोग जरूर फिक्स कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। और कुछ समय के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कुछ समय के लिए अपनी सभी चीज़ों को बंद कर दीजिए। कहीं जाना, शादी, पार्टी, इन समय को आप बचा के रखिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लगाइए। सबसे अच्छी बात यह है इस बार की कि PCS जो है 1 साल के अंदर या 1 साल से कम समय के अंदर भी ही आपका PCS का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है आयोग की तरफ से ये कि अब इन्होंने अपनी जो चीज़ें थी वो लाइन पर, ट्रैक पर ला दिया है। अब 1 साल के अंदर आपका PCS का आराम से जो है रिजल्ट वगैरह आ जाएगा और आप अधिकारी बन जाएंगे। ठीक, तो इसलिए चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करिएगा, कोई दिक्कत होती है आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स डेली इस समय नहीं आ रहा है, अब बीच बीच में मैं आपको देता रहूँगा क्योंकि परीक्षाएँ आगे भी कई सारी लगी हुई हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स आपको डेली नहीं मिल रहा है, बीच में मैं देता रहूँगा। दिसंबर तक का, अगस्त से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने सबको प्रोवाइड करा दिया है। चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक मेरी बातों को सुना, समझा और इस पर अमल करिएगा, इस पर जो है चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। कोई दिक्कत होगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर के सभी में आपका सहयोग जो है मेरी तरफ से मिलेगा। आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।